एक छोटे से गांव में पवन अपनी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। पवन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसकी मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक बार ही खाना बनता था। वह कभी कभी सूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार गर्मी के दिनों में पवन की पत्नी बोली, सुनिए जी, अब उस पुराने पंखे में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। बच्चे गर्मी में बहुत परेशान हो जाते हैं। आप नया पंखा ले आइए। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक पंखा भी नहीं ला सकता। सुनीता, तुम तो जानती हो मेरे रोज की कमाई से हमारा घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं पंखा कहाँ से ला सकता हूँ? एक पंखा की कीमत कम से कम 200 रुपए होंगे और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 100 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे पास अभी 50 रुपए हैं। तुम्हारे पैसे मोहन किसान के पास निकलते हैं। उससे 50 रुपए लेकर और मेरे 50 रुपए से 100 रुपए हो जाएंगे। तुम उससे एक नया पंखा ले आओ। पवन मोहन के घर अपने 50 रुपये लेने पहुंच जाता है। मोहन अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। पवन को अपने घर आता देखकर मोहन उसे कहता है, अरे पवन भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 50 रुपए लेने आया हूँ। मुझे एक पंखा लाना है। बगैर पंखे के रात दिन काटना मुश्किल हो जाता है। पवन भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तू अपने 50 फिर कभी ले जाना। इतने में ही मोहन की पत्नी आ जाती है। तुम पवन भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसी गर्मी भरी रात बगैर पंखे के कैसे काटते होंगे? पवन भाई, मेरे पास ये 40 रुपये हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 10 रुपये मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। पवन 90 रुपये लेकर पंखे की दुकान पर पंखा लेने जाता है। दुकान वाले बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन कोई भी पंखा 100 रुपये से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 90 रुपये हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा पंखा दिखा दो। अरे भाई, 100 रुपए से नीचे कोई पंखा नहीं है। सेठ जी, मुझे यह 100 रुपए वाला पंखा दे दो। मैं तुम्हें 10 रुपये 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हम ऐसे कंगाल को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ, अपनी राह को 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 90 रुपए लिए हो और पंखा लेने चला है 100 रुपए वाला। बेचारा सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचते जाता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। ठंड में ठंड से परेशान और गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने की से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सुनीता ने घर से निकलते समय कहा था कि पंखा जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? तभी पवन को गर्मी से परेशान एक बूढ़े आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन पवन उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पवन सोचने लगता है, मैं कितना निर्दय हूं। उस बुजुर्ग आदमी को गर्मी से परेशान देखते छोड़ आया। कहीं वह बूढ़ा आदमी गर्मी से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर पवन वापस उसे बूढ़े आदमी के पास चला गया। उस आदमी को गर्मी से परेशान देखकर पवन को उस पर तरस आ गया। फिर वह उस आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक शुद्ध खोर से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया। इसलिए उसने मुझे मेरे घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस शुद्ध खोर को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम हो पाता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं?
बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वह मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे। दोनों भाई मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरे जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ रही है। और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं पंखा लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए पंखा तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, ये पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास पंखा ना सही, घर तो है, तुम्हारे पास वह भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए यह पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। वह आदमी पवन से पैसे ले लेता है और पवन से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों से डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। यह तो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसे नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसे औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वह बुजुर्ग आदमी पवन को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। पवन को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए पंखा नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। यह सोचते सोचते पवन भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी पवन को देखती है तो वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सुनीता, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं मोहन के पास गया था, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 40 रुपये दे दिए थे। बस 40 रुपए? तुम पूरे 50 रुपए क्यों नहीं लेकर आए? जब पैसे मांगने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था। अब पैसे लेने की बारी आई है तो आनाकानी कर रहा है। और पंखा कहाँ है? पंखे का क्या हुआ? तुम आज भी पंखा लेकर क्यों नहीं आए? सुनीता, मैं जब पंखा लेने गया था, लेकिन कोई भी पंखा 100 रुपये से कम नहीं था। मैंने पंखे वाले से 10 रुपये उधार देने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई बिना मतलब किसी की सहायता नहीं करता। अब उसको देखो, अगर तुम 10 रुपये ब्याज पर उससे लेते तो वो तुम्हें तुरंत हाँ कर देता पंखा देने के लिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, 10 रुपये की ही बात है, 1-2 दिन में जमा हो जाएंगे, तब तुम जाकर पंखा ले आना। लाओ, मुझे वो 90 रुपये दे दो, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब तुम पंखा लेने जाओगे मुझसे तब ले लेना, अभी उन्हें मुझे दे दो। सुनीता, उन 90 में से 80 मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। वह गर्मी से परेशान था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना रह पाता। फिर पवन ने विस्तार से सारी बात सुनीता को बताई। पवन की बात सुनकर सुनीता बोली, तुमने बिल्कुल सही किया जो उस बुजुर्ग आदमी की सहायता कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर में रोशनी करने के लिए होता है उसे मंदिर में नहीं जलाया जाता। अब इस गर्मी में हम अपने बच्चों को कहाँ से पंखे की हवा खिलाएंगे और कैसे रखेंगे? तुम बिल्कुल सही कहती हो सुनीता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पंखे का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। घर का राशन भी खत्म हो गया है। आज 4 रोटी का ही आटा बचा हुआ था। 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 2 रोटी आपके लिए रख दी।
और तुमने क्या खाया सुनीता? तुम भूखी हो। मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, मैंने बच्चों के साथ ही खा लिया। फिर सुनीता पवन के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही पवन खाना खाने बैठता है उतने में ही कोई घर का दरवाज़ा खटखटाता है। सुनीता घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह सुनीता से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने का दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने दरवाजे नहीं खोला। माफ़ करिएगा माँ जी, आज तो घर में राशन भी नहीं है और रोटी भी नहीं बची है। राशन होता तो मैं आपको कुछ बनाकर ही खिला देती, लेकिन वो भी खत्म। सुनीता की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही पवन आ जाता है। वह बुजुर्ग महिला से कहता है, माता जी आप अंदर आ जाइए, ज्यादा देर घर से बाहर रहना सही नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आप बीमार हो सकती हो। पवन उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर सुनीता से कहता है, सुनीता, मेरे लिए तुमने जो 2 रोटी बचाकर रखी थी वह रोटी माता जी को दे दो। फिर सुनीता रोटी बुजुर्ग औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वह रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है, मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वह बूढ़ी औरत पवन और सुनीता को दुआ देती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुनीता पवन से बोली, ये लो 10 रुपए, तुम इन 10 रुपयों से जाकर राशन का सामान ले आओ। कम से कम आज तो बच्चे खाना खा ही लेंगे। कल रात तुमने भी कुछ नहीं खाया था और बच्चे भी थोड़ा सा खाकर सो गए थे। पत्नी के कहने पर पवन घर राशन लेने के लिए बाजार की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरा क्यों नहीं सुनता है? कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर पवन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैं इसे पाला है। जब यह 1 साल का था तभी उसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरी विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान ना करे और इसकी जिंदगी खराब हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो यह मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफ से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी हकीम के पास ले जा सकूं। पवन दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपना एक 10 रुपए, जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था, बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस पैसे की मुझे भी बहुत आवश्यकता है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस पैसे से मैं घर का राशन लाने जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इसकी जिंदगी खराब हो सकता है। इससे तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। वे बाप बेटे दोनों पैसे लेकर पवन को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और फिर वह लोग इलाज के लिए चले जाते हैं। और इधर पवन बड़ी उदास मन से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और मन में ही सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे अपने दुख से ज्यादा दूसरे के दुख दिखते हैं। अगर मैं घर पर राशन लेकर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और सुनीता को जब यह बात पता चलेगा कि वह पैसा मैं किसी दूसरे के मदद के लिए दिया हूं तो वह बहुत गुस्सा करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? पवन यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं और पवन को उदास देखकर पूछते हैं, बेटा, तुम इतने उदास में क्यों यहाँ बैठे हो? मुझे बताओ। मैं आपको क्या ही बताऊं बाबा, मेरे पास इतने दुख है कि क्या क्या बताऊं आपको। मेरे घर में कोई साधन नहीं है, न खाने की न बच्चों की गर्मी में रखने की, और मुझे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता। अभी मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए
कुछ खाना लेकर नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ पवन, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत देखा है। तुम दूसरों की मदद अपनी जरूरत को भूल कर करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। तभी बाबा अपने झोले में से कुछ सामान निकालकर पवन को कुछ देते हैं और कहते हैं, ये लो मशीन, इस मशीन में आइसक्रीम बनते हैं और अभी गर्मी का मौसम है। तुम आइसक्रीम तैयार करके गांव में बेचो, तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। पर बाबा, मुझे आइसक्रीम बनाना नहीं आता। मैं यह मशीन लेकर भी क्या करूंगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, ये ऐसी वैसी मशीन नहीं है, यह एक जादुई मशीन है। बस तुम्हें इस मशीन में सिर्फ जितना आइसक्रीम बनाना है उतना पानी और चीनी की मात्रा अपने हिसाब से डाल दो और फिर तुम जिस फ्लेवर में आइसक्रीम मांगोगे वह बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। पर हाँ, याद रखना, यह आइसक्रीम की मशीन सभी के पास नहीं टिक पाते। ये सिर्फ ईमानदार और मददगार इंसान के पास ही रह पाता है। अगर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगेगी तो तुम यह आइसक्रीम के मशीन को किसी मददगार इंसान को दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आइसक्रीम की मशीन लेकर पवन खुशी खुशी घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी हाथ में राशन का थैला ना देखकर उससे गुस्से में पूछती है, क्यों जी, आज भी किसी को पैसे दान में देकर आए हो क्या? घर में खुद के खाने के तो लाले पड़े हैं। अरे सुनीता, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं घर में सच में राशन लेकर नहीं आया हूँ, पर ऐसा चीज लेकर आया हूँ जो तुम खुशी से झूम उठोगी। सच कह रहे हैं आप? तो मुझे बताइए जल्दी से, ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी चीज लाए हैं आप जिससे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? फिर पवन सुनीता को वह जादुई आइसक्रीम मशीन के बारे में सब कुछ बता देता है। सुनीता भी यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है। आप चिंता मत करिए, मेरी माँ की जो दी हुई सोने की अंगूठी है, आप उसे लेकर सुनार को गिरवी रख दीजिए। जो उससे पैसे आएंगे उससे आप राशन का सामान और आइसक्रीम बनाने का सामान ले आइए। फिर जैसे ही हमारी हालत सुधरेगी हम उसे छुड़वा लेंगे। फिर पवन खाने का राशन और ठेले लेकर घर आ जाता है। लो सुनीता, तुम खाना बनाओ, फिर हम लोग खाना खाकर आइसक्रीम बनाएंगे। फिर वह लोग बड़े मजे से खाना खाकर सुनीता और पवन आइसक्रीम बनाने लगते हैं। बच्चे आइसक्रीम को बनता देख बड़े खुश होते हैं। धीरे धीरे उनकी यह सारी कहानी परेशानी पालनपुर खत्म नाम हो के जाती एक है। छोटे से गांव की है, जहां विनोद नाम का एक गरीब किसान रहता था। विनोद के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी संजना और एक बेटा पिंटू था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। विनोद के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास बैठा होता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूं। चलो एक बार चल के संजना से राय लेकर देखता हूं, वह क्या कहती है इस बारे में। विनोद तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी संजना को आवाज लगाता है। संजना, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ संजना, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? संजना, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और पिंटू के पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं
वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ संजना, यह ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है संजना, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह विनोद जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? विनोद की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ विनोद बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? विनोद फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या हो ना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूं। बेटा खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। विनोद जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। विनोद अपने घर पहुंचकर संजना को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ संजना, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह विनोद जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है और सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए संजना को बोलकर जाता हूँ, संजना जरा यहाँ आना। तो विनोद को बुलाता सुन संजना वहाँ आती है। आपने बुलाया मुझे? हाँ संजना, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है, तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और पिंटू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वह लेकर ही जाना। फिर क्या था, विनोद अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। विनोद अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। विनोद को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता। सांप के काटने के कुछ समय में ही विनोद चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ विनोद सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह से अब रात हो जाती है और संजना विनोद का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख पिंटू पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहाँ होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। पिंटू की बात सुनकर संजना अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब संजना देखती है कि विनोद अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। संजना जमींदार के घर पहुंचकर उनसे विनोद के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका विनोद कल आपके गांव के बाहर वाले खेत काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी, विनोद कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि विनोद कहाँ है।
जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को विनोद को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। यह क्या, विनोद का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को यह बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें विनोद मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पास में खड़ी संजना भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो। मैं संजना बेटी को लेकर वहां आता हूँ। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार संजना को समझाने लगता है। संजना बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से विनोद ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार संजना को लेकर विनोद को देखने उसके खेत के तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और संजना जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा विनोद बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। संजना विनोद के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही संजना वहां से हट जाती है और वैद्य जी विनोद की हालत का जायजा लेने लगते हैं। विनोद की हालत देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर विनोद की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर विनोद के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में चला गया है। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। देखो संजना बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम विनोद की अच्छे से देखभाल करो। देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और पिंटू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से संजना को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां पिंटू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर संजना से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखो कि आप घर संभालो, कि घर का खर्च देखोगी। माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर संजना पिंटू को वहाँ से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब विनोद का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह संजना सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। काका, विनोद की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने विनोद को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और पिंटू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी। जमींदार संजना को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर संजना जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में
संजना की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है संजना मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वह काम करने इतने दूर जाएगी तो वह विनोद का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं संजना को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है संजना बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और विनोद का दोनों को ख्याल रख पाओगी। काका यह तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वह खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं पिंटू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका मुझे काम करना ही होगा। जमींदार संजना के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूं। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। संजना ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे संजना की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा, और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह पिंटू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। संजना की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच विनोद की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और संजना की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक विनोद को होश आ गया। विनोद को होश में आते देख संजना बहुत खुश हो गई। तो तुम्हें होश आ गया, भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। संजना, मैंने तुम्हें और पिंटू को बहुत परेशान किया। नहीं विनोद, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली, और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। विनोद धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने संजना की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। पिंटू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। संजना का त्याग और विनोद का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।